अटेंड करके हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई दोस्तों। हजारों लोग करोड़पति बन गए और इस साल लाखों लोगों का करोड़पति बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। उसमें से आप भी हो सकते हैं साथियों। एक टेस्टेड और एक प्रूवन सिस्टम, मेटाफोर सिस्टम। और उसमें भी दोस्तों टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने हम आज की ट्रेनिंग साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी लोगों के हैंड रेस के माध्यम से। दोस्तों एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने वाला हूं, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, एक जबरदस्त डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर श्रीकांत त्रिपाठी सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सर आइए और आज की जबरदस्त ट्रेनिंग को शेड्यूल आके कंटिन्यू कीजिए। मिस्टर शिवकांत त्रिपाठी सर प्लीज। थैंक यू अमित जी। गुड मॉर्निंग। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जितने भी पार्टिसिपेंट अभी आ चुके हैं और जो पार्टिसिपेंट अभी आने वाले हैं उनको भी मेरा नमस्कार एडवांस में। और मेरे जो महागुरु हैं, मेरे मेंटर हैं आदरणीय के आर शर्मा सर, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ रोज सुबह उठ करके। आदरणीय मुकेश सैनी सर या अनुराग आर्या सर और जितने भी लीडर इसमें आते हैं टाइगर टीम इंडिया में सिखाने के लिए, उन सभी के योगदान है। ओंकार सर हों या अमित सूर्यांश सर हों, और भी बहुत सारे लीडर आते हैं, पवार जी आते हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि सबका रोल है, एक एक लीडरशिप, जो लोग भी कंटिन्यूअस प्रोग्राम दे रहे हैं उनका रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए ठीक है, सुबह का ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य अपन शेयर कर देते हैं। सुबह का जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसका उद्देश्य ये है साथियों कि ये एक नया फील्ड है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसमें कैसे उतार चढ़ाव, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे टीम बिल्ड करते हैं हम लोग, इन सब बातों पे प्रकाश डालते हैं सुबह के ट्रेनिंग सेशन में। शाम के ट्रेनिंग सेशन पे हम अपॉर्चुनिटी पे जोर देते हैं, ये अवसर क्या है, ये विधा क्या है, ये सिस्टम क्या है, इसमें इसकी संभावना कितनी बड़ी हो सकती है, ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, इन सब पॉइंट पे बात होती है। और सुबह के ट्रेनिंग सेशन पे हम स्पेशली टीम बिल्डिंग पे जोर देते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जानना तो ये जरूरी है साथियों कि यदि हम मेटाफोर्स में आ गए हैं तो सर्वप्रथम हमें जो बेसिक चीज जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो क्या है, मैं उसमें बात करूंगा अभी। बेसिक हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। यदि हम बेसिक, चाहे वो बेसिक वर्क करना हो या बेसिक नॉलेज लेना हो, दोनों चीज बहुत जरूरी है। बेसिक हमें, जितना हम बेसिक को मजबूती के साथ पकड़ेंगे, यानी बेसिक हमारा जितना स्ट्रांग रहेगा, कल की डेट में हम उतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे। और ये फंडा है किसी भी सेक्टर पे काम करने का। तो बेसिक पे जोर देने के लिए आज जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले लीडर्स हैं, मुकेश सैनी सर हों, के एल शर्मा सर हों, ये जितने भी बड़े लीडर हैं, अनुराग आर्या जी हों, इन्होंने क्या किया है, बेसिक पे बहुत जोर दिया है। कल आपने सुना होगा मुकेश सैनी सर को कि उन्होंने 800 डायरेक्ट बनाए हैं, 800 डायरेक्ट। तो उनका बेसिक इतना स्ट्रांग था जिसकी वजह से आज की डेट में कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कितने डॉलर की इनकम रोज आती है। शशि कुमार जी को आपने सुना होगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ, उनका बेसिक इतना स्ट्रांग हुआ। सोचिए 6 लाख लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, 25 कंट्री में उनका व्यवसाय है आज की डेट पे। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक पे जोर देना कितना जरूरी है। जब आप जड़ों में पानी देते हैं किसी भी वट वृक्ष पे, जब आप खाद की व्यवस्था करते हैं, बीज की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, सही मौसम, सही टाइमिंग पे जब आप बीजारोपण करते हैं, तो ये ज्यादा संभावना है कि वो वृक्ष उतना ही बड़ा, उतना ही बलवान, उतना ही सुदृढ़, उतना ही मजबूत, उतनी ही अच्छी उसकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन यदि हम बेसिक फंडामेंटल कमजोर कर दिए तो निश्चित तौर से, जैसे हमने पानी नहीं दिया तो उसकी ग्रोथ भी उतनी नहीं हो सकती है। सही जगह पे हमने बीजारोपण नहीं किया तो भी सही उसको खनिज तत्व तो नहीं मिल पाए तो भी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ये जीवन का एक बहुत बेसिक सिद्धांत है। यदि हम मेटाफोर्स में आ गए हैं तो बेसिक क्या होना चाहिए हम,
यदि हमने बेसिक पकड़ लिए तो हम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं बेसिक में नंबर वन चीज क्या होती है। बेसिक में नंबर वन चीज होती है सर्वप्रथम कि रिक्वायर्ड नॉलेज हमारा, मिनिमम मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, पर रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। रिक्वायर्ड नॉलेज, जो जितना नॉलेज जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि हम लेकर के पूरा और टेक्नोलॉजी में इतना एक्सपर्ट हो गए कि हमको पूरा आईआईटी की हम बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए और डिजिटल दुनिया में एक एक चीज जानना, कोडिंग से लेकर के हर चीज जानना शुरू कर दिए हम लोग। इतना भी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन रिक्वायर्ड नॉलेज क्या है उसमें मैं प्रकाश डालता हूँ। रिक्वायर्ड नॉलेज में सबसे प्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस सेक्टर में प्रवेश किए हैं, यानी जो मेटाफोर्स है ये किस सेक्टर का व्यवसाय है। जैसे आप आईटी सेक्टर पे लक्ष्मी निवास मित्तल जी ने प्रवेश किया, या और भी लोगों ने प्रवेश किया, जो भी जिस भी सेक्टर में जो गए, तो बेसिक नॉलेज उनके पास था कि इस इंडस्ट्री में हमको ग्रो करना है। आप देख रहे हैं कि अमेजॉन लोग या फ्लिपकार्ट या और भी इस तरह की जो डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं कंपनियां, उन लोगों के पास बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग था, उनकी पहुंच थी कि हम कस्टमर तक कैसे पहुंचे। और इसके बाद देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खड़ा कर लिया। तो बेसिक नॉलेज में हमें ये पता होना चाहिए हम किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। वेब 3.0 के बारे में हमको पता होना चाहिए, तब हमारा विश्वास सुदृढ़ होगा। वेब 3.0 इंटरनेट का एक ऐसा एडवांस चरण है, एक ऐसी एडवांस पीढ़ी है जो कि बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, इसके बारे में पता नहीं है कि दुनिया अब वेब 3.0 में जा रही है। और जो व्यवसाय, जो कॉन्सेप्ट वेब 3.0 पे रहेंगे, उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि अन्य सेक्टर के अपेक्षा ज्यादा रहेंगे। धीरे धीरे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वेब 3.0 पे वर्क कर रही हैं। तो वेब 3.0 का हम अध्ययन करें, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, क्या है, कैसा काम करता है, क्या चीज है ये, इंटरनेट की कौन सी व्यवस्था है, कैसे ये डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, कैसे इसमें गूगल क्रोम और अन्य अन्य कंपनियों का कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता है, मोनोपोली नहीं चलती है। एक ऐसा इंटरनेट व्यवस्था जिस पे हम कोई चीज डिप्लॉयड कर दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट रन करेगा, वहां पर फिर बाद में हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ऐसी इंटरनेट व्यवस्था पे हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। ये अपने आप में विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे आपके सामने, लेकिन वो वेब 3.0 पे डिप्लॉयड नहीं है, वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड नहीं है वो। तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज है और किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में है, और उसकी मोनोपोली उस व्यक्ति के पास है, वो चाहे जब चाहे जैसे कंट्रोल कर सकता है। थोड़ा ये बेसिक हमारे पास बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। क्रिप्टो क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन पे आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का भी अध्ययन करिए। ब्लॉकचेन तो अध्ययन करिए, लेकिन स्पेशली आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का भी अध्ययन करिए। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन क्या है, 55,000 करोड़ की कंपनी है, संदीप नेलवाल ने इसको बनाया है, और भी बहुत सारे उनके फ्रेंड्स लोग मिलकर के बनाए हैं। गूगल में पूरी इंफॉर्मेशन है। मैटिक इनका एक करेंसी है। आपको ये पता चलेगा कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हमारा टेक्टाइल प्रोग्राम डिप्लॉयड है, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा हम कहीं ऐसी जगह पे काम नहीं कर रहे हैं जहां बाद में पछताना पड़े, बाद में अंधकारमय हो जाए, हमारी मेहनत बेकार हो जाए। ऐसा नहीं रहेगा। तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचयन होगा, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो बेसिक नॉलेज इतना होना जरूरी है, तो आपको कठिनाई नहीं होगी आगे काम करने में। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा जानिए, थोड़ा क्रिप्टो करेंसी का भविष्य जानिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक मानवीय सभ्यता के इतिहास में इससे बड़ी ग्रोथ कभी नहीं हुई है। बिटकॉइन के एग्जांपल लीजिए, 2 रुपए 85 पैसे का बिटकॉइन 2010 का आज की डेट में 60 लाख रुपए का है। अब कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है आप दिखा सकते हैं। अन्य भी करेंसी के एग्जांपल आप दिखा सकते हैं।
फिर आप लास्ट में फोर्स कॉइन का एग्जांपल दिखाइए कि फोर्स कॉइन कैसे, आज हम 60 लाख का बिटकॉइन खरीद भी लें, और 60 लाख का बिटकॉइन 1 साल बाद 1 करोड़ 20 लाख का भी हो जाए, लेकिन यदि हम आज हम फोर्स कॉइन खरीदते हैं तो 10 गुना 12 गुना ग्रोथ, तो हमारी तो मतलब इससे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इतना ग्रोथ तो हमने देख लिया है पिछले 1 साल के अंदर। तो आपको ये पता चलेगा कि फोर्स कॉइन का मैकेनिज्म क्या है, फोर्स कॉइन कैसे बढ़ेगा। पर फोर्स कॉइन को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज आपको पता नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ऐसी भी ग्रोथ होती है क्या। 50-50 लाख% की ग्रोथ हो सकती है, 10-10 लाख% की ग्रोथ हो सकती है। ये हमारा पूर्वाग्रह वाला माइंडसेट जब तक रहेगा तब तक हम इस दुनिया के बारे में जानेंगे ही नहीं। हमारा पूर्वाग्रह का माइंडसेट यही है, ग्रोथ के मामले में 100% 200% ग्रोथ हो सकती है। एफडी करा दिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिए, प्लाट में पैसा डाल दिए, 2 गुना 3 गुना, यही हमारी टर्मिनोलॉजी, यही हम सुनते आए हैं। हमने एफडी करा दिया, हमने बीमा करा दिया, या हमने कहीं चलिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई हमने कहीं पे शेयर में ही चलिए पैसा ले लिया, 10 गुना 5 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना, यही सुनते आए हैं हम। 1,000 रुपए का शेयर 1 लाख में पहुंच गया, बस यही ना सुनते आए हैं। इससे थोड़ा ज्यादा भी मान लीजिए सुन लिए होंगे, 100 गुना 200 गुना। ठीक। लेकिन आप जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा यदि हमारे इर्द गिर्द ही इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतनी बड़ी व्यवस्था गुजर रही थी, डेवलप हो रही थी, और हमें हवा तक नहीं चली, हमें पता तक नहीं चला। हम तो पूर्वाग्रह के माइंडसेट, हम तो क्रिप्टो नाम सुने और हमको लगा बस हो गया, ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन ये कितना विशाल काय जॉइंट है, कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनता चला जा रहा है, कितना बड़ा फील्ड है ये, कितना बड़ा सेक्टर है ये। थोड़ा सा नॉलेज जरूरी होना चाहिए क्रिप्टो के बारे में, तो आपको पता चलना चाहिए 1-1 करोड़% की ग्रोथ हुई है क्रिप्टो की दुनिया में। तो अभी 1100% के आसपास ग्रोथ तो हमारे फोर्स कॉइन की ही हुई है। सोच लीजिए 1 साल के अंदर अंदर 1100% की ग्रोथ हुई है। 10 लाख कोई लगाया होता तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है आज के डेट में। सोचिए पहले। बहुत सारी कंपनियां आपको प्रलोभन देगी, ये देंगी वो देंगी, हम आरओआई देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, लेकिन इसमें तो इतना रॉयल्टी बांट दिया जाता है जितना अन्य कंपनियों का टर्नओवर होता है साल भर का। 50-55 करोड़ रुपए तो टर्नओवर बहुत सारी कंपनियों को होता है, तो वो अपना छाती ठोक के बताती हैं कि हमारा 50 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 55 करोड़ का टर्नओवर हुआ। 2-3 दिन के अंदर यहाँ 55 करोड़ रुपए की रॉयल्टी रॉयल्टी केवल बढ़ गई है मात्र। तो आपको ये पता चलेगा कि किस दुनिया में हम प्रवेश कर गए। तो ये पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्रिप्टो के बारे में पता होना चाहिए। ठीक। 1 2 3 ये हमने पता कर लिया। चौथा चीज, थोड़ा सा नॉलेज यदि हमको रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। चौथी चीज हम और थोड़ा सा पता कर सकते हैं, एनएफटी क्या है। क्रिप्टो के साथ साथ में एनएफटी भी पता होना चाहिए, या क्रिप्टो से भी एडवांस चीज है। आज जिनके पास एनएफटी सुपरवाइजर लेवल की है, मैं आपको बता सकता हूँ दोस्त, ऐसा नहीं कि केवल मनगढ़ंत बोल रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट, वो एनएफटी मार्केट की ग्रोथ रिसर्च, कुछ मैंने इंफॉर्मेशन लिया, इसकी ग्रोथ की संभावना देखा, स्टडी किया। एक एक सुपरवाइजर की कीमत 80-80 हजार डॉलर, 90-90 हजार डॉलर हो जाएगी अगले 1 साल के अंदर अंदर। 80-80 हजार, 90-90 हजार, 1 लाख डॉलर तक की ग्रोथ हो जाएगी। सोचिए, मतलब अपने आप में एक तरह का बिटकॉइन बन जाएगा ये एक सुपरवाइजर। और उसमें हर महीने जो आपको रॉयल्टी मिल रही है, वो रॉयल्टी अलग चीज है। आपको वो तो एक तरह से पैसिव इनकम के रूप में आपके पास आती ही रहेगी, रॉयल्टी इनकम। तो थोड़ा एनएफटी के बारे में आप जानिए। चौथा चीज मैंने बताया, पांचवा चीज आप समझ लें तो आपको इस इंडस्ट्री में फिर आप जम के बैटिंग कर सकते हैं। फिर आप दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखेंगे, सारे संदेहों का जो है निर्मूलन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। वो है डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया। डिसेंट्रलाइज क्या है, इसको आप पता कर लीजिए कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है।
जब डिसेंट्रलाइज के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग डायमेंशन है। पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ क्यों जा रही है? सोचिए, आप कल्पना करिए, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। 120 करोड़ 130 करोड़ की आबादी जो भी है, लगभग, ये तो लगातार बढ़ती ही चली जाती है। 130 करोड़ की आबादी, सोचिए। आप खुद एक, मैं जो अपना माइंडसेट तैयार किया मैं वो बता रहा हूँ। 130 करोड़ की आबादी, इसमें कोई प्रोजेक्ट डाला गया, कोई प्रोजेक्ट आया, कोई एक नया सिस्टम आया, कोई एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई, कोई एक नई चीज आई टेक्नोलॉजी बेस पे वर्क करने की, और उसमें दो प्रावधान है। एक प्रावधान है डिसेंट्रलाइजेशन और एक है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजी वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, खासतौर से स्पेशली जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, जो डिजिटल दुनिया को जानते हैं, कहाँ काम करना पसंद करेंगे? मैं तो इसकी मारक क्षमता को देखने के लिए ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि इसकी मारक क्षमता कितनी हाई हो सकती है। आप खुद कल्पना करिए, युवा वर्ग या हमारे यहाँ के टीनेजर्स किधर जाएंगे? सेंट्रलाइज में जाएंगे कि डिसेंट्रलाइज में जाएंगे? अब मैं और उसको सरलीकरण रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कोई कंपनी है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन बोनस देने का काम है ना, पे आउट देने का काम कोई इंसान कर रहा है, कंपनी में फेर बदल कोई इंसान कर रहा है, 10 घंटा काम करना है, 12 घंटा काम करना है, इस तरह से आदेशात्मक चीजें आ रही हैं सेंट्रलाइज चीजों में। अब सोचिएगा, युवाओं में क्या कैसा असर पड़ेगा? हम जब चाहें तब छुट्टी दें उनको, हॉलीडे में जाएं, जब चाहें तो ना दें, हम वर्किंग बढ़ा दें हम, या हम बता दें कि ग्रोथ नहीं हुई तो हम आपको ये बोनस नहीं देंगे, ये पैसा नहीं देंगे, या कि हम अचानक हमारा ग्रोथ रुक गया तो हम नौकरी से ही निकाल दें, बोल दें नहीं चल पा रहा है, और छटनी करना शुरू कर दें, जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में अचानक छटनी होना शुरू भी हो जाती है। ठीक। तो कितने सारे पीड़ा दंश को झेलता है हमारा युवा सेंट्रलाइज चीजों में, और उसके सुप्त मस्तिष्क में कहीं न कहीं परत दर परत ये बात चलती चली जाती है कि यार सेंट्रलाइज चीजों में ये बदलाव हो गया, ऐसा बदलाव हो गया, इस इतना टार्चर होना पड़ता है, हमने इतना वर्क किया, हमारे वर्क का इतना ही पैसा, हमको साल का 1 करोड़ का पैकेज हमको मिल रहा है, लेकिन हमने ग्रोथ रेट इतना करवा दिया कंपनी को 50 करोड़ का बेनिफिट हमने दिलवाया, हमारे थॉट से, हमारे प्रयास से, हमारे वर्क से, हमारी टीम के वर्क से। लेकिन कोई एक व्यक्ति बंदा बैठा है जो हमको केवल 1 करोड़ का पैकेज दे रहा है, और हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम खुद ही स्टार्टअप कर सकें, हम खुद ही कंपनी बना सकें। अब कई लोगों के पास मौका मिलता है, तुरंत रिजाइन करके बना ही देते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी मल्टीनेशनल में काम किए, अब इसके बाद आप देखिए इंडिया में ही कितने स्टार्टअप वाले हैं, जॉब करते करते उनके दिमाग में बात आई तो अलग कर दिया। और बंसल फैमिली को देख लीजिए, कई लोगों को देख लीजिए, रितेश अग्रवाल को देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, खुद का अपना स्टार्टअप खड़ा कर दिया और बहुत बड़ा काम कर दिया। बायजू के बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप कराया, नया काम किया बायजू के पतन के बाद, और 300 400 500 हजार हजार करोड़ की कंपनी फिर से खड़ी कर दी। क्यों ऐसा होता है सेंट्रलाइज चीजों में? समझिएगा बात को। जब सेंट्रलाइज चीजों में इस टाइप की बातें आती हैं तो कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में, हम लोगों के बीच में एक डिमांड क्रिएट होती है कि कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी विधा, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमारा स्टार्टअप हो, हमारा स्वामित्व वाला काम हो, हम इसके आनरशिप रहे और हम, हमारे पारितोषिक, हमारे मेहनत का हमको रिवार्ड मिलता रहे। और जैसे ही उनको डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि अरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेटाफोर्स, जिसमें 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से काम होता है, फिर वो चेक करते हैं, क्रॉस चेक, कि हाँ वास्तव में रॉयल्टी इनकम मिलती है कि नहीं मिलती है डिसेंट्रलाइज तरीके से, वास्तव में टेक्टाइल ग्रोथ मिलता है कि नहीं मिलता है टेक्टाइल में हमको इसी तरह से डिसेंट्रलाइज तरीके से, वास्तव में जो फोर्स कॉइन का वितरण होता है एक डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है कि नहीं होता है। हाँ, इसका जो ग्रोथ रेट होगा वो, और जो हमें हर दिन हमें फोर्स कॉइन रिवार्ड के बतौर मिलते हैं, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जब लोगों को पता चल जाता है कि ये सब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन है, तो ये जो आबादी है, ये आबादी में मैक्सिमम लोगों को जब पता चलेगा ना
इधर भीड़ बढ़ती चली जाएगी। अभी 20 लाख लोग हैं, ये संख्या 50 लाख लोगों की हो जाएगी, ये 60 लाख लोगों की हो जाएगी, 70 लाख लोगों की हो जाएगी, 1 CR की हो जाएगी, 2 CR की हो जाएगी, 10 CR की हो जाएगी। बहुत सारे लोग आने वाले टाइम पे, जो मैं देख पा रहा हूँ, मेटाफोर्स की तरफ पलायन करेंगे, सेंट्रलाइज कंपनियों को छोड़ करके। मेरा कोई किसी सेंट्रलाइज कंपनियों को पुट डाउन करने की इरादा नहीं है, मैं तो एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी पे प्रकाश डाल रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय समय पर समाज में हमेशा जब जब नई टेक्नोलॉजी आई है और उस टेक्नोलॉजी के बदौलत समाज में युवाओं को बेनिफिट मिला है, तो वो टेक्नोलॉजी हाथों हाथ उसको एक्सेप्ट किया गया है, उसकी स्वीकारता बढ़ती चली गई है। तो मैं तो इसमें बहुत बड़ा विजन देख के काम कर रहा हूँ, बहुत हायर विजन देख के काम कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ मानता हूँ हर वो बंदा खुद का अपना एक स्टार्टअप कंपनी चला रहा है। वो हर वो बंदा जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की कंपनी बना सकता है, हर वो बंदा जो 1 करोड़ के पैकेज में आ सकता है साल का, हर वो बंदा जिसका कॉन्फिडेंस अभी नहीं है बहुत बड़े लेवल पे, 1 लाख रुपए मंथली मिनिमम कम से कम कमा सकता है, बहुत सबसे छोटे लेवल पे। हर वो बंदा जो आता है जिसको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो लाख रुपए मंथली या लाख रुपए वीकली या लाख रुपए पर डे की संभावना। कल शशि कुमार की इनकम आई 29-30 लाख रुपए। सोचिए, लाख रुपए तो पर डे उनका ऐसे ही हो गया। सब कुछ लाइव एग्जाम्पल है, सब कुछ लाइव एग्जाम्पल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 चीजों को मैंने बताया। डिसेंट्रलाइज आपको समझना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जहां पर कोई मालिक नहीं होता है, हम सब एक होके काम करते हैं। चीजों का यहाँ पर पारदर्शिता इतनी ज्यादा रहती है कि हर चीज एक विकेंद्रीकरण प्रणाली से गुथी रहती है, जुड़ी रहती है। और वो विकेंद्रीकरण प्रणाली में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी आप ऐड कर लीजिए 6वें नंबर पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप 6 चीजों को पता कर लीजिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर चीज। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं करता है कि हम एक बटन दबाएंगे और किसी को ज्यादा किसी को कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन्होंने ज्यादा रिवार्ड, ज्यादा मेहनत किया, उनको ज्यादा मिलेगा बाय डिफॉल्ट। शशि कुमार ने ज्यादा मेहनत किया, उनके पास 5वें लेवल की रॉयल्टी थी, तो उनको 5वें लेवल पे एक्स्ट्रा भी मिला, 5 गुना से भी ज्यादा मिला, लगभग 10 लाख डॉलर, 10 लाख रुपए नियर अबाउट उनको एक्स्ट्रा मिल गया। तो मेरा कहने के तात्पर्य है, इन 6 चीजों पे हम हमारी मतलब पकड़ होनी चाहिए। हम इनमें पारंगत हो तब तो हम कहीं बात कर पाएंगे। यद्यप हम नए नए व्यक्ति के पास जाकर के इन 6 चीजों का नॉलेज हमको उड़ेलना नहीं है उसके पास जाकर के, पर हाँ अंदर से ठोस रहेंगे। इन्हीं चीजों से रिलेटेड बातें आएंगी, जो भी बातें आएंगी, तो जो भी क्वेश्चन आंसर होगा इन्हीं चीजों से रिलेटेड। क्या पता क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ, ये रिस्क फैक्टर इसमें क्या है ये पूछेगा, तो आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की एथेंटिसिटी के बारे में बता सकते हैं। क्या पता इसमें इसमें इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो आप क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ का विवरण दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। इसमें कुछ है, कोई बदलाव ना कर दे, ऊपर वाले कंपनियों वाले लोग पैसा लेके भाग ना जाए, बहुत लेमैन बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ऊपर से खत्म हो जाए तो आप बता सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में कैसे वर्क होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। आप सब इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द सारे प्रश्न रहेंगे। और फिर आप अच्छे अच्छे लोगों को, विजनरी लोगों को, जो बहुत बड़ी बैटिंग करना चाहते हैं सेक्टर पे, बहुत बड़ा स्टार्टअप कर सकते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं, उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। और उनको इस दुनिया का नॉलेज दे करके, प्रवेश करा करके, और एक अच्छी पार्टनरशिप की श्रृंखला तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मुकेश सैनी लोगों ने किया। तो मेरा कहने के तात्पर्य यह है कि इन 6 चीजों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। वेब 3.0 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, और एनएफटी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया क्या है। आपको इन 6 चीजों में थोड़ा थोड़ा भी यदि आपने नॉलेज रख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस में प्रवेश करते हैं। फिर इसके बाद अगली जो एक दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं, उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आप। वो आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करेगी। वो आपका माइंडसेट एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह कर देगी। वो एक ऐसा फील्ड है, उस फील्ड का थोड़ा सा नॉलेज यदि आपने ले लिया, और आपको ये पता चल गया कि हम मेटाफोर्स के माध्यम से उस सेक्टर में प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है। उसका नाम है मेटावर्स। मेटावर्स।
यदि आपने मेटावर्स को भी आपने नॉलेज ले लिया और आपको ये पता चल गया कि मेटाफोर्स के माध्यम से आप मेटावर्स में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार फेसबुक मेटा में काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट मेटा में काम कर रही है, मेटा फोर्स हमें मेटा में काम करने के लिए मौका दे रही है। मेटा फोर्स कितना बड़ा इकोसिस्टम है, इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के बाद थोड़ा सा नॉलेज आपका कौन सा होना चाहिए, सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। सिस्टम का नॉलेज, सिस्टम के नॉलेज में आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्लासिक प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिक यानी टेक्टाइल, टेक्टाइल के बारे में पता होना चाहिए सिस्टम। दूसरा आपको किसका पता होना चाहिए, यूनाइट वर्स के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, फोर्स पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। और अभी धीरे धीरे और भी चीजें आ रही हैं, वो आप स्टेप बाय स्टेप उनका नॉलेज आपको मिल जाएगा। बिट फोर्स की माइनिंग कैसे होने वाली है, बिट फोर्स की माइनिंग कैसे होगी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे आपके पास टीआर होने चाहिए, कैसे आपके पास 256 चिप के वैल्यू के बराबर या 256 चिप होनी चाहिए, उसके वैल्यू के बराबर चिप होनी चाहिए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। कैसे आपके पास ई क्यू एन जो है तो 88 कम से कम होना चाहिए, मेरे पास 86 के आसपास है। दो ई क्यू एन आज या कल के बीच में आ जाएगा। तो ये सब चीज आपको पता हो जाना चाहिए। मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ कि कहाँ पे ई क्यू एन कहाँ पे दिखता है। आप ये है ई क्यू एन, ये कैसे कैसे ई क्यू एन मिलते हैं, ये सब है। अच्छा 88 हो गया मेरा, 88.6 हो गई क्यूएन। तो मेरा कहने के तात्पर्य ये है साथियों, कि बिट फोर्स की माइनिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं, कितना आपके पास टीआर होना चाहिए, कैसे आप एनर्जी भी आप गेन कर सकते हैं। जैसे मुकेश सर ने कल अपना 9वां टीआर एक्सटेंड किया तो उनको 460 एनर्जी भी मिल गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास दो तरह का नॉलेज होना चाहिए। एक, जिस फील्ड पे आप वर्क कर रहे हैं उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस फील्ड के बारे में। दूसरा, आपके सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज लेकर के आप जाइए और फिर आप वर्क करिए, देखिए कैसे लोग नहीं आएंगे। उनको भी तो एक अच्छी जिंदगी चाहिए, उनको भी तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, उनको भी तो एक ऐसी ऐसी विधा चाहिए जिसमें अपने सपनों को वो नई उड़ान दे सकें। हर आदमी तड़प रहा है कुछ बेहतर करने के लिए, उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर है ऑलरेडी। आप एक प्लेटफॉर्म ही तो कनेक्ट करा रहे हैं ना, आप इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, आप उसकी कनेक्टिविटी करा रहे हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी कराना ही अपने आप में एक महान काम है। छोटे छोटे आपके प्रयास, आप इस दुनिया से जोड़ने बस का काम करिए लोगों को। मैं तो कहता हूँ सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं कि अच्छे से अप्रोच करके और आप इस कॉन्सेप्ट में, इस मीटिंग में आप लाइए, नॉलेज आपका होना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं हमको नॉलेज ना होना, हम सीनियर को पकड़ा दें, हम जूम मीटिंग बस में पकड़ा दें। लेकिन बैक वो जो भी प्रश्न करेगा और उस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा, तो उसको लगे यार हमारा इंजन ही कमजोर है, हम इसके साथ कहाँ यात्रा कर पाएंगे। बहुत लंबी पार्टनरशिप की बात होती है और इसको कुछ पता नहीं है, हम हमेशा सीनियर पार्टनर के ऊपर ले जाता है बात, उनसे पूछेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा इसका स्टडी इतना करिए कि आप बिल्कुल ट्यूशन लगा करके आप 2 महीने यही पढ़िए, बस यही चीज है। आज की जूम मीटिंग में आपको इन्फॉर्मेशन मिली, यूट्यूब में आप देख लीजिए, आप आपको सब मिल जाएगा। कुकू एफएम में चले जाइए, आप सब मिल जाएगा आपको, ब्लॉक चेन मिल जाएगा आपको, क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी आपको, क्रिप्टो करेंसी की भविष्य संभावनाएं कितनी ये मिल जाएगा, मेटावर्स क्या है ये मिल जाएगा, सब कुछ ऑलरेडी कुकू एफएम के अंदर आपको मिल जाएगा। आप 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए नॉलेज के लिए तो दीजिए ना, 1 घंटा नॉलेज आप ले लीजिए, फिर इसके बाद फिर आप देखिए आपकी रफ्तार कैसी रहती है। आप कुल्हाड़ी को शार्प करने का भी काम करते रहिए। आप बहुत कहानी में प्रवेश नहीं करूंगा मैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। एक लकड़हारा जंगल में काटता था और वो बहुत मेहनत करता था, दूसरा उसका साथी वो कम मेहनत करता था, ज्यादा लकड़ियों को लेकर के आता था। जाहिर सी बात है, जो कम मेहनत करके ज्यादा लकड़ियों को लेकर शहर की तरफ आता था, वो बेचता था, तो स्मार्ट वर्क करता था। वो क्या करता था, 1 घंटा काटता था
और 10-20 मिनट वो कुल्हाड़ी को शार्प करने का, पत्थर से रगड़ के उसकी धार को तेज करने का काम करता था। तो वो अगले 1 घंटे में ज्यादा पेड़ों को काट लेता था, अपेक्षाकृत जो बंदा अपनी कुल्हाड़ी की शार्प को, वो धार को तेज नहीं करता था। तो ये जो सुबह की मीटिंग होती है, आपकी धार को तेज करती है। कहने का तात्पर्य ये है, आप ये थोड़ा नॉलेज देंगे ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या है, ब्लॉकचेन के बारे में क्या है, तो आपका आपकी धार तेज होगी। फिर जब आप वार करेंगे मीन्स शब्दों से बात करेंगे आप, तो ज्यादा अच्छे से उसके मन मस्तिष्क में चीजें जाएंगी, क्योंकि आप नॉलेज के साथ बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। आप डंके की चोट में बात कर सकते हैं कि हाँ, एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में हम प्रवेश करा रहे हैं। आपके मन में ऐसे डर नहीं होगा कि ये भाग जाएगी मेटाफोर्स, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पे आउट रुक जाएगा, हमने अपना 9वां स्लॉट, हम अपने तीसरे नंबर वाले को कराया 9वां स्लॉट, तो हमारा रिसाइकल हो गया, तो कहाँ उसका क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है। फिर दोबारा कोई आया 9वां स्लॉट में हमारे पास, तो हमारे पास $1280 मिल गया। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है पहली बार मिला हो, अगली बार से ना मिले। इस तरह की जितने भी शंका वाली चीजें नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगी जब आप इन चीजों का ध्यान कर लेंगे। तो जब आप समझ जाएंगे कि हमारा S3 कैसे काम करता है, S6 कैसे काम करता है, तो पता चल जाएगा आपको। आप जब टीआर एक्टिवेट करते हैं तो आपको एनर्जी मिलता है, और आप एनएफटी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा हमको यूनाइट वर्स का महत्व क्या है। और हम जब हमारे पास 256 चिप की बराबर हो जाएगी, तो बिट फोर्स की माइनिंग जब होगी, और उससे उसके थ्रू हम फोर्स कॉइन पैदा करेंगे, और रोज फोर्स कॉइन पैदा करेंगे हम। और उस फोर्स कॉइन को हम मतलब बिट फोर्स से कन्वर्ट करके, स्वैप करके फोर्स कॉइन जब हम अर्न करेंगे, तब कितना बड़ा मोमेंटम आने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप कल्पना करिए, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं केवल। जस्ट एग्जांपल एक दिखा रहा हूं। कल शशि कुमार जी अपना बैलेट दिखा रहे थे फोर्स पॉइंट का। जस्ट एक मैं कैलकुलेट कर रहा था मात्र, उनके पास इतना फोर्स कॉइन है, लगभग 2,60,000 के आसपास। 2,36,000 उनके पास अंदर है, और 28,000 के आसपास बाहर है। ठीक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो मैं सोच रहा था खरब कितना होता है। तो 100 करोड़, हम लोग मैथमेटिक्स में बचपन में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस टाइप का। तो खरब मेरे मस्तिष्क में आए। खरब उसको बोलते हैं जब 100 करोड़ रुपए आपके पास हो, तो आपके पास 1 खरब रुपए। फिर दूसरा 100 करोड़ रहेगा, तो फिर दूसरा वाला 1 खरब। फिर तीसरा 100 करोड़ आएगा। फिर चौथा 100 करोड़ आएगा। तब खराब हो जाएगा। तो आप कल्पना करिए, ये सारी चीजें बिटकॉइन के इतिहास में दोहराई जा चुकी हैं। जिनके पास 10-20 हजार इंडियन करेंसी का फोर्स कॉइन खरीद, वो बिटकॉइन खरीदे थे लोगों ने। इंडियन करेंसी का ये इतिहास में घटना घट चुकी है। तो उनको कितना मिला है आज की डेट में? तो फोर्स कॉइन तो हम $20,000 पे ही केवल कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी तो हो सकता है, लेकिन हम $20,000 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगले 5 साल, 10 साल मान लीजिए, 10 साल के हिस्ट्री में कोई 4 खरब रुपए कमा सकता है मेटाफोर्स के माध्यम से। आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, तो उनके लिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। यदि आप यदि आप केवल 1 लाख रुपए, बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए का फोर्स कॉइन खरीदे हैं ना, सिर्फ 1 लाख रुपए का कोई बिटकॉइन खरीदा होता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सिर्फ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन कोई खरीदा होता, तो उसको मिलता भागे 2.85, उसको मिलता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 35,000 फोर्स कॉइन उसको मिलते। ओ सॉरी, 35,000 बिटकॉइन उसको मिलते। 35,000। अब 35,000 बिटकॉइन गुणे 60 लाख कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक।
10 लाख रुपए का, वो 60 लाख रुपए का आज की डेट पे है। मैं 1 लाख का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 2 खरब। 1 लाख रुपए का यदि किसी ने लिया था तो आज की डेट में 2 खरब यानी 200 करोड़ रुपए आज की डेट पे उसके पास है। और इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है, ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। और अब एक प्रश्न आता है कि आप अति उत्साह में बेसिक फंडामेंटल को मिस करते हुए कुछ भी कैलकुलेशन कर लें। एक प्रश्न ऐसा आ सकता है, जैसे मैं अपने से ही करूं, कि मैं अपने ही मस्तिष्क से बोलूं कि मेरे प्यारे मन मस्तिष्क, कितनी लुभावनी बातें सुन रहे हो। ठीक है, बिटकॉइन है तो क्या तुम्हारा फोर्स कॉइन बिटकॉइन हो जाएगा? क्या ये भी बिटकॉइन हो जाएगा? दुनिया में तो 27 हजार करेंसी हैं। तो सब इस तरह से कैलकुलेशन करने लगे तो पूरी दुनिया तो इधर ही टूट पड़ेगी ना। तब तो सारी करेंसी ध्वस्त हो जाएंगी, सब तो इसी में आ जाएंगे। तो क्यों इतना भावातिरेक होकर के, भाव में आकर के क्यों इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो? अरबों खरबों की बात कर रहे हो भाई? पहले 10-20 करोड़ रुपए पहले कमाओ, फिर इसके बाद बात करो। ऐसा मैं अपने मन मस्तिष्क को एक तरह से प्रश्न करूं, झटका मारूं, मान लीजिए उसको, तो मेरा मस्तिष्क क्या अंदर से एग्जाम्पल ढूंढेगा? एग्जाम्पल यही ढूंढेगा कि बिटकॉइन की ग्रोथ क्या हुई। दूसरा, तर्क पे जाएगा, लॉजिक पे जाएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, वो गहरी बात आप भी समझिए, आप खुद कैलकुलेट करिए। मैं ये पता करूंगा, या मेरा मन मस्तिष्क ये पता करेगा कि किसी भी करेंसी की ग्रोथ के फैक्टर क्या है, कारक क्या है, किन कारकों की वजह से वो 10 हजार 20 हजार पे ट्रेड करेगा करेंसी। उन कारकों का हम अध्ययन करेंगे, उन फैक्टर्स का हम विश्लेषण करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत एडवांस हैं, अब बहुत पावरफुल हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है। अब 20 लाख लोगों का काफिला हमारे साथ में चल रहा है, जो दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ कर रहा है। इसका इतना हाई डिमांड होता चला जा रहा है कि फोर्स क्वाइन का डिमांड इतना रहेगा, डिमांड इतना रहेगा, और फोर्स क्वाइन की शार्टेज रहेगी। फोर्स क्वाइन बहुत कम, डिमांड बहुत ज्यादा, फोर्स क्वाइन बहुत कम, डिमांड बहुत ज्यादा, फोर्स क्वाइन बहुत कम, डिमांड बहुत ज्यादा। तो ये तो $20,000 को भी कब क्रॉस कर जाए, कितना फास्ट क्रॉस कर जाएगा। पर हम भावावेश में आकर के नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो हम क्या बोल देते हैं कि 1 साल के अंदर $20,000 पहुंच जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतने बड़े इकोसिस्टम में 12 15 20 प्रोग्राम जब चलेंगे और फोर्स कॉइन हमारे फ्रीज रहेंगे, हम नहीं उनको सेल कर सकते हैं। जो बाहर फोर्स कॉइन आएंगे वो सब स्टैक में लगते चले जाएंगे, फोर्स कॉइन बाहर बहुत कम बचेंगे। कम्युनिटी हमारी 20 लाख से उसका प्रसार होगा, फैलाव होगा 30 लाख, 40 लाख। नए कान, नए नए कान, दो दो नए नए कान दिन भर में कितने सुनने वाले आ रहे हैं फोर्स पॉइंट। आज मान लीजिए 20 लाख कम्युनिटी है, उसमें से 1 लाख लोग वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आज के दिन में 1 लाख लोगों ने 2 लाख लोगों को टच किया मात्र। तो 2 लाख कानों में बात आज गई, कल जाएगी 6 लाख कानों में बात, परसों जाएगी 10 लाख कानों में बात, फोर्स क्वाइन, फोर्स क्वाइन, फोर्स क्वाइन, फोर्स क्वाइन। और इधर फोर्स क्वाइन का हल्ला हो रहा है, मोमेंटम बन रहा है, और इधर फोर्स क्वाइन है ही नहीं है। फोर्स क्वाइन डिमांड है 50 करोड़ फोर्स क्वाइन की खरीदने के लिए, मार्केट में डिमांड है। अब फोर्स क्वाइन है मात्र 1 करोड़ का, और खरीदने वाले 50 करोड़ की चाह रहे हैं कि 50 करोड़ धनराशि रखें भैया बैलेट में, हमको खरीदना है 50 करोड़। हमारे पास 1 करोड़ ही फोर्स क्वाइन है हमारे पास सेल करने के लिए हमारे सिस्टम में। हम उसी 1 करोड़ फोर्स कॉइन की वैल्यू 50 करोड़ बना दिए। सामने वाला तो 50 करोड़ का लेने ही वाला था, क्योंकि कम्युनिटी तो स्ट्रांग हो गई। सीधे हमारा फोर्स कॉइन का रेट बढ़ेगा इस टाइप पे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। फिर अगली बार रेट बढ़ेगा, अगली बार फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर रेट बढ़ेगा। फोर्स कॉइन का शार्टेज लगातार बने रहेगा। ये रिवर्स गेम, इसमें हम परमानेंट फोर्स कॉइन का शार्टेज बनाएंगे हमेशा। आप एक बगीचे में गए, आप लोगों ने आम तोड़ा, आम का सीजन चल रहा है इसलिए मैं आपको आम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आम तोड़ा, आप 100 आम तोड़ा आप लोगों ने, और खरीदने वाले आ गए 100। ठीक है, तो रेट आपने दूसरा रख दिया। खरीदने वाले आ गए 5,000 लोग। सोचिए क्या होगा। अब वही आम का रेट बढ़ जाएगा। फिर आपने रेट बढ़ा दिया,
फिर रेट बढ़ जाएगा। 2 लाख रुपए तक के भी आम बिकते हैं, 2 लाख रुपए किलो, क्योंकि उसका शार्टेज इतना होगा। जापान का मियाजाकी। वजह क्यों है? क्योंकि आम बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि फोर्स पॉइंट एक बहुत बेसिक लॉजिक पे काम कर रहा है, जहां पे हम कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, डिमांड बहुत हाई कर रहे हैं, फोर्स पॉइंट की यूजेज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट में फोर्स पॉइंट यूज करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है फोर्स पॉइंट यूज करना। हमको टीयर एक्टिवेशन के लिए फोर्स पॉइंट चाहिए हमको। कल वो बता रहे थे कि हम फोर्स पॉइंट, हम डाई से फोर्स पॉइंट की इतनी वैल्यू है कि हम फोर्स पॉइंट खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। सोचिए, हम डाई खरीदेंगे और डाई से हम करवाएंगे। इतना ज्यादा लोग फोर्स पॉइंट की अहमियत समझते हैं। तो आपको टीआर एक्टिवेशन के चलिए, नए नए प्रोग्रामों के लिए फोर्स पॉइंट चाहिए, आप नए कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके लिए फोर्स पॉइंट चाहिए। एक बहुत विशाल व्यापक संरचना बनती चली जा रही है फोर्स पॉइंट की। तब आप सोचिए फोर्स पॉइंट किस रेट पे ट्रेड करेगा। आज टेक्सटाइल के माध्यम से काम करके फोर्स पॉइंट अर्न कर सकते हैं, आज आप यूनाइट वर्स पे काम करके फोर्स पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी टीआर मिल रहा है, तो अभी सबसे अच्छा मौका है कि आप टीआर को फोकस करके फोर्स पॉइंट अर्न करिए। सबसे गोल्डन टाइम है अभी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आप कोशिश करिए कि फोर्स पॉइंट के वितरण के पहले हम कितना ज्यादा टीआर और कलेक्ट करा दें अपने टीम में या अपने लिए कलेक्ट कर लें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत शानदार दुनिया हमारे आपके सामने है, और हम चाहें तो अभी इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। स्वच्छ मन से, पवित्र मन से मेहनत करें, अपनी पूरी टीम के साथ, लगन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ में, उदार भाव के साथ, टीम की मदद करते हुए, एक भाईचारे की भावना के साथ काम करेंगे, पूरी टीम को साथ में लेकर के। इस समय और कुछ बात करने की जरूरत नहीं, इस समय अपनी पूरी टीम में यूनाइटेड होकर के ग्रोथ की, मोमेंटम की, लक्ष्य को हासिल करने की, गोल सेट करने की, और फिर गोल को हिट करने की ही भावना होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हम दिन की शुरुआत करेंगे। शाम को हम फिर से टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग में हम फिर से मिलेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने बोलने का मौका दिया, अपनी बात को रखने का मौका दिया। पूरे साथियों के साथ मैंने बात किया, बहुत अच्छा लगा।